हैं कि आज का जो विषय है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश में प्रदेश में कैसे अपराधीकरण बढ़ रहा है, जातियों के नाम पर जाति को लेकर के आपस में जो टकराव हो रहा है और आए दिन लगातार इसकी घटनाएं पूरे देश में पूरे प्रदेश में देखने को, सुनने को, पढ़ने को लगातार मिल रही हैं। सोशल मीडिया इसी से भरा पड़ा है। अभी पूरे देश में सबसे बड़े जो प्रदेश हैं जातिवाद को लेकर के, सांप्रदायिकतावाद को लेकर के, अपराधीकरण को लेकर के जो सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर प्रदेश हैं, मैं उन प्रदेशों के नाम बता रहा हूं आपको, जिसमें नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अब सवाल यह उठता है कि मध्य प्रदेश में आए दिन लगातार अपराधीकरण, जातिवाद, सांप्रदायिकता लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज के इस पूरे शो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये क्यों नहीं कम होने का नाम ले रहा है और क्यों बढ़ता जा रहा है। सरनेम साथ शुड बी अबॉलिश्ड इमीडिएटली एंड बैन करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे विचार करना पड़ेगा। हर नेता को सोचना पड़ेगा, हर लीडर को जो देश को मजबूत बनाना चाहते हैं उनको सोचना पड़ेगा। मैं कभी किसी से जो मिलने वाले आदमी होते थे, कभी मैंने नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा काम क्या है। बड़ा दुख होता है देखने को कि साहब उत्तर प्रदेश में भी कम्युनल बात चर्चाएं बहुत हो रही हैं। पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस करें कि जातीयता समाप्त करी जाए और जातीयता समाप्त हो, राजनीतिक अपराधीकरण खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो और ये सांप्रदायिकता खत्म हो। ये सब और बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो मुझे कष्ट होता है, क्योंकि उसमें रोल जो है IAS IPS के। साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज के इस खास प्रोग्राम शो में हमारे साथ एक बार पुनः मौजूद हैं 36 वर्ष IAS रहे, देश के टॉपर IAS की गिनतियों में शुमार, 3 वर्ष IPS और IPS में भी टॉपर रहे, 2 वर्ष प्रोफेसर, PhD, DLED, MSc जैसी बड़ी सर ने डिग्रियां प्राप्त की हैं। DLED उन्होंने बुद्धिज्म से प्राप्त की है, जो अपने में एक अहम बात है। उस समय में जब बुद्धिज्म पर जो है DLED करना लोग सोचते भी नहीं थे, ऐसे समय में सर ने बुद्धिज्म पर जो है DLED की। आज के इस पूरे शो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व सचिव भारत सरकार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श समाज पार्टी, आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के और आज के इन प्रमुख बिंदुओं पर हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार अपराधीकरण, सांप्रदायिकतावाद जो बढ़ रहा है ये कैसे समाप्त होगा या ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ये आज के इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमो बुद्धाय, जय भीम और सभी को प्रणाम। ये जो प्रश्न उठाया है, राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, जातीयता, सांप्रदायिकता और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने उठाए हैं, सेना, तो मेरा ये जो दिल में रहते हैं सब पॉइंट, दिमाग में ये छाया रहता है कि किस तरह से समाज का नुकसान हो रहा है। यानी उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि बड़ी बड़ी पार्टियां भी इन्वॉल्व हैं और हमने इसीलिए अपनी पार्टी बनाते समय कुछ मुख्य उद्देश्य रखे थे। राजनीतिक अपराधीकरण बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो। राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये बंद होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए। तीसरा, आपको जितने भी बातें हैं इन्होंने जो कही हैं उन सब से मैं सहमत हूँ और क्वेश्चन भी उन्होंने ठीक ही कहा है कि कैसे दूर हो। राजनीतिक अपराधीकरण के होने से सबसे बड़ा नुकसान सामाजिक परिदृश्य पे पड़ता है और समाज में भी राजनीतिक अपराधीकरण की तरह समाज का भी अपराधीकरण हो रहा है, क्योंकि जो नेताओं के चेले चपाटे होते हैं वो उनको खुश करने के लिए अपराधी बन जाते हैं, लाठीचार्ज करने लगते हैं, एक पकड़ लिया, 2 पकड़ लिया, फिर उनके आपसे में झगड़े होते हैं। तो रोज़ मैं टीवी पे देख रहा हूँ तो मुझे बहुत, मैं तो शांत प्रिय नेचर का रहा हूँ सारे जीवन भर, तो मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत डर लगता है
कि देश कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। इतना बड़ा वायलेंस, इतनी वायलेंस और काहे के लिए? सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए? क्या एमएलए एमपी बनने से ही सब कुछ सुधारा हो सकता है? क्या समाज इसी से सुधारा जा सकता है? क्या समाज में जो यंगर जनरेशन आ रही है, क्या इससे और कुछ सीख सकते हैं? इसलिए मैं इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक सोचने के बाद, जैसे उन्होंने बताया कि मैं 2 साल लेक्चरर रहा, 3 साल आईपीएस रहा, 36 साल आईएएस रहा, उसके बाद भी हमें मनमोहन सिंह साहब नहीं छोड़ रहे थे। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएसएमई था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उससे प्लानिंग कमीशन में था, उससे पहले उत्तर प्रदेश में तमाम पोस्टों पे रहा, आईपीएस में केरला में रहा। मगर ये सब महसूस होते हुए अब इतना ख़राब स्थिति आ गई है कि देखा नहीं जाता, सहन नहीं किया जाता, और मैं नहीं समझता कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये डिपेंड करता है कि हमारे जो कितने ऑफिसर्स हैं वो कितने कमिटेड हैं लॉ एंड ऑर्डर के रोकने के लिए, चेक करने के लिए। कैसे उसे लॉ एंड ऑर्डर, हमने तो व्यक्तिगत उधार दूंगा तो लोग कहेंगे कि हंसेंगे। मैंने तो सिटी मजिस्ट्रेट और आईपीएस के रहते हुए भी कहीं कोई झगड़ा नहीं होने दिया, केरला में भी नहीं है। इतना ज़बरदस्त वहाँ होता था, मगर अब वहाँ पर भी जो कम्युनल राइट पे नौ बताती है, नहीं वहाँ पर तो ऐसी नहीं थी, एएसपी हम थे तब। तो ऐसा है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, ये दिन रात मेरे दिमाग में घूमता रहता है। और हमारे बड़े बड़े नेता तो सब कहते ही हैं। अभी लालू यादव जी के सुपुत्र ने कहा कि राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार बड़ी ख़राब है, मगर फिर मैं गंभीरतापूर्वक सोचता हूँ कि इनके पिताजी के ऊपर आरोप लगे, इस बेचारे से क्या मतलब हो? बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपराधीकरण के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए मुझे गर्व है उस ऐसे नौजवान के ऊपर कि उसने कम से कम ये बात छेड़ी तो। बिल्कुल। राजनीति में मुद्दा तो बना कि राजनीतिक अपराधीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। राजनीतिक अपराधीकरण ही जड़ है सामाजिक अपराधीकरण की, क्योंकि उनमें से कहीं ना कहीं लिंक होता है किसी पार्टी से, और वो उसी तरह से अपराधीकरण करते हैं। और अपराधीकरण करने वाला तो नुकसान में रहता ही है, मगर सारा समाज दूषित हो रहा है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर झगड़ा, जरा सी बातों पर झगड़ा हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, तो कैसे सुधरेगा, क्या सुधरेगा? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसे गंभीरतापूर्वक सारी पार्टियां मिलकर के सोचें, मगर पार्टियों में भी टिकट देते समय सोचें। टिकट जब दिया जाता है और अपराधी प्रवृत्ति के लोग को टिकट मिल जाते हैं, और क्योंकि वो धर्म में कहते हैं कि वो कमाऊ, वो जिताऊ है, जिताऊ कैंडिडेट होने का एक बहाना दे करके अपराधियों को टिकट दे देते हैं। और अपराधी जो फिर अपने रंग दिखाता है, वो रुपये से, धन से, धन बल बाहुबल से किसी न किसी तरह से एमएलए एमपी बनना चाहता है। ये बहुत ही खराब प्रवृत्ति है, इससे समाज कभी आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं होता, पीछे जा रहा है। तो जो हमारा देश बुद्ध का देश है, महावीर स्वामी का देश है, हमारा भारतीय संस्कृति का देश है, ये सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। बाबा साहब ने तो बिल्कुल साफ कहा कि सारे लोग वैसे संघर्ष करते रहेंगे, मगर विपत्ति आने पर सब एक होंगे, और ऐसा उनका विश्वास था। और उन्होंने कहा कि हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं पहले भारतीय हूँ, मिडिल में भारतीय हूँ एंड अंत में भारतीय हूँ, तभी हमारा देश आगे प्रगति करेगा। और अपराधी आप समझो कि बिना बात के बहुत से महिलाएं मैंने देखा इस तरह से टीवी पर दिखाई दे रही हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं लोग, खींच रहे हैं, और हमारी ऐसे लगता है जैसे हम लोग भूल गए कि महिलाओं का बहुत इज्जत हम लोग करना चाहिए, और वही आपको आगे बढ़ाएंगी और बढ़ा रही हैं। मुझे बड़ा गर्व है कि हमारी महिलाएं, नवयुवक महिलाएं स्पेशली बहुत तेज़ी से आगे इसमें बढ़ रही हैं। और हम ही कहा करते थे कि इसका भी भागीदारी होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, और भागीदारी सुनिश्चित अब करना पड़ रहा, अभ्यास करना पड़ा। जैसे मजदूरी होती थी, अलग अलग होती थी, महिलाओं के लिए कुछ, जेंट्स के लिए कुछ, उस पर हमने एज ए लेबर सेक्रेटरी यूपी में रणनीति अपनाई और बराबर का समय के अनुसार उनको तनख्वाह देने की बात करी। लेबर के बारे में बहुत बोलते थे, लेबर सुनिश्चित कराया, अभी भी नहीं है। मैं कहता हूँ लेबर की कीमत जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक जो आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से भी एक अपराधीकरण होता है समाज में, नेताओं की वजह से तो होता ही है। अपराधी हैं, बढ़ रहे हैं, उनको टिकट दे दिया, फिर वो विष फैलाते हैं अपने समाज के सोसाइटी में, वो सबसे बड़ा खतरनाक काम है। तो ये तो राजनीतिक अपराधीकरण बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो, एंड आपके जो सांप्रदायिकता बंद हो, और जो मजाक की बात स्लोगन नहीं है, इस पर गहराई पर विचार करना पड़ेगा। हर नेता को सोचना पड़ेगा, हर लीडर को जो देश को मजबूत बनाना चाहते हैं उनको सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं हर एक में आईएएस एसोसिएशन में था, यहाँ पर जब भी थे तो माननीय मुख्य सचिव महोदयों की कृपा रही, उन्होंने मुझे हमेशा अंत में बोलने की बात की। तो मैं यही प्रवचन कहता था कि हम भाई भाई हैं, भाइयों की तरह रहें, जात पात भूल जाएं। मैं कभी किसी से, जो मिलने वाले आदमी होते थे,
कभी मैंने नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा काम क्या है, ये पूछो और अपना काम कराओ, अपने जाए। मैंने जी किया, उसको लागू भी करवाया। हमने कहा कि जितना भी है, कोई भी हो, मिलने की बात होनी चाहिए, कलेक्टर साहब को मिलना चाहिए। जब वो भी मिलने से, उनके सामने बात करने से भी देखा गया है। मगर मैंने अब देखा है इधर नवीबकों में कि कलेक्टर साहब हो गए या सेक्रेटरी हो गए, मिलने तक नहीं पसंद करते। क्यों? मिलोगे नहीं तो जानोगे कैसे क्या कमियां हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ क्या गलती पर कर रहा है, उसको सुधारेंगे क्या? छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा कराने पे ऐसे कह देते हैं। एक कल परमिशन देनी है किसी को मीटिंग की, अरे भाई परमिशन देने में क्या दिक्कत है? आप देख लो, आपके आदमी है, आपका पुलिसमैन है, कि झगड़ा नहीं होना चाहिए। बस ये पहले से सर्वे कर लीजिए, इंटेलिजेंस कलेक्ट कर लीजिए। अगर आप समझते हैं कि ये गलत होने वाला है तो कलेक्टर साहब या जैसे SSP साहब जैसे है, उनकी मीटिंग करते हैं, वो मीटिंग करना चाहिए शांतिपूर्वक ढंग से रहने के लिए। हम तो उदाहरण देना चाहेंगे, गाजियाबाद में कलेक्टर थे हम 84 में, वहाँ पर इंदिरा गांधी जी के मर्डर हो गया। यहाँ हम लखनऊ में थे, भोलानाथ तिवारी हमारे होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा चंद्रपाल तुम यहाँ हो, वहाँ ऐसा हो गया। तो मैंने साहब कोई चिंता मत करो, हमने फ़ौरन ही सारे अपने अधिकारी थे उनको निर्देश यहीं से दे दिए कि मैं आ रहा हूँ शाम के प्लेन से, आप लोग ये करिएगा, जो उपद्रवी टाइप के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करिए। और स्पेशली जो सरदार लोग थे, उनको अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हो रहे थे, तो हमने कहा उनके घर को बाहर से भी पेट्रोलिंग करना शुरू कर दी जिससे वो नहीं आ पाएँ। और हज़ारों की भीड़ में मैं अकेला चला जाता था एज ए कलेक्टर। गाजियाबाद मुझे महसूस होता है, और उसका कारण ये हुआ कि मैंने कुछ नहीं होने दिया। आज भी मैं इतने सालों के बाद भी गाजियाबाद के किसी फंक्शन में जाता हूँ तो मुझे बड़ा सम्मान मिलता है। क्यों? एक्सेसिबिलिटी वाज द मेन थिंग। हर जब चाहें जब हमसे मिल सकते थे लोग। तो हम चाहते हैं कि हमारे कलेक्टर भाइयों को कि सबसे पहले तो आपकी भूमिका आती है कि आप किस तरह से पब्लिक को आगे बढ़ाएं। और सर मैं उदाहरण ज़्यादा नहीं दूंगा, नहीं तो सब जानते हैं, हर आइटम से फर्स्ट होते हुए भी गाजियाबाद में जब मैं पहुंचा, उसके बाद भी मेरा ट्रांसफ़र हो गया, एक नेता ने करवा दिया। तो बड़ा दुख होता है कि भाई ऐसा है। और हमने जब यहाँ आए प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जैसे विभाग में हमको पोस्ट कर दिया, कह के 10 दिन रहोगे। मैं 3.25 साल रहा और भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा मुहिम छेड़ी और कलेक्टर लोगों को गोल्ड मेडल दिलाए। 10 कलेक्टर्स को तो गोल्ड मेडल बांटे, कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ हो। कारण है कि आपकी बिल्कुल सोच सही होना चाहिए और शांतिपूर्वक ढंग से सॉल्यूशन निकालने की बात करनी चाहिए। लंबी सोच रखने के बाद ही आप विकास का कार्य कर सकते हैं। तमाम योजनाएं हैं जो हमने बनाई हैं गरीबों के लिए, उससे बहुत लाभ होता है और उससे करते मकानों की देना, ये करना वो करना, ये सब ठीक है। मगर राजनीति अपराधीकरण से ही सामाजिक अपराधीकरण हो रहा है और वो बहुत खतरनाक है। समाज का अपराधीकरण होगा तो फिर राजनीतिक अपराधीकरण तो हावी हो ही जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने भी लोग हैं, सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कृपया कभी कभी ये भी देख लिया करिए कि जो अच्छे काम किए हुए हैं उनको बुला करके पूछिए तो कि कैसे आपने कम्युनल राइट को कैसे कंट्रोल किया, कैसे आगे बढ़ाया, जिससे महसूस तो होगा। क्योंकि ज़रूरी है ये बात कि हर एक की एक्सेसिबिलिटी हो, पब्लिक से सुने मिलें। तभी हमने शासनादेश जारी किया था, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर साहब के लिए भी कह दिया था कि वो एक दिन कम से कम मिलने का मिलन कार्यक्रम होना चाहिए, जनता से मिलने का, और वो करना हुआ है, पहले भी हो रहा था। तो ये बड़ी खुशी की बात होती है मुझे कि कम से कम चीफ मिनिस्टर साहब के सामने सही वस्तुस्थिति मालूम पड़ेगी। तो ये तो मेरा रहा मिलने का कारण, एक्सेसिबिलिटी है, आपकी जो सम्मानित करने की बात, ये होना बहुत ही ज़रूरी है यंगस्टर्स को, जिससे वो उनका उत्साह कम नहीं हो। अच्छे लोग ही पोस्टिंग हों, अच्छे लोग सेंसिटिव पोस्टिंग के पर भर्ती करें, जो आप कर रहे हैं होना चाहिए। उसी के आधार पे आपको प्रदेश अच्छा होगा। ये बड़ा दुख होता है कि खुलने को कि साहब उत्तर प्रदेश में भी कम्युनल चर्चाएँ बहुत हो रही हैं, कम्युनल एक्शंस होते हैं, कम्युनल के आधार पर किसी ने बात कुछ कह दी और बस हो गया झगड़ा, लठ पिटाई होने लगी। और फिर महिलाएं भी बेचारी सपोर्ट में कूदती हैं, उनको भी चोट लगती है, मृतक मौतें भी होती हैं। तो ये कोई समाज के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। उन बच्चों को पढ़ना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए, बताना चाहिए, संपर्क कर करके बताना चाहिए कि ये है। दूसरा, राजनीतिक अपराधीकरण का सबसे बड़ा जो मैं देख रहा हूँ, विश्लेषण मैंने किया है, वो जो सेनाएँ बन रही हैं, जो राजनीति के बढ़ावा या उसमें जातवाद बढ़ावा देने के लिए जात के आधार पर सेनाएं बन रही हैं। और सेनाएं में आपने ब्राह्मण सेना है, भीम सेना, वैश्य सेना,
फलाने सेना, मुख्यमंत्री सेना, क्षत्रिय सेना, यादव सेना, तो सब जितनी सेनाएं हैं जी। मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर देश को बचाना है, उन्नति के रास्ते पर चलाना है, तो ये सेनाएं बंद करवाइए। सेनाओं चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी जानी चाहिए। कोई सेना नहीं, केवल आप भाईचारा बढ़ाइए, भाईचारे की बात करिए, भाईचारे की बात करिए मत, भाईचारा के अनुसार रहिए। और उसके सबसे बड़ी रुकावट है जातीयता, तो जातीयता भी उसी से लिंक्ड है। तो जात, हर बात में जात पूछना, हर बात में जात के आधार पर निर्णय लेना, ये आभास नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए केवल कि बिना जात के आपका निर्णय लें, बिना उसके आधार लेते हुए, मगर वो महसूस होना चाहिए पब्लिक में कि जात के आधार पर कोई निर्णय पक्षपात देने के लिए नहीं किया गया है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका सुधार नहीं होगा। शासन प्रगतिशील है, कर रहे हैं, होना चाहिए और होना चाहिए। इसमें किसी भी हालत में एक भी अगर ज़िले में, एक भी स्टेट में अगर जात के आधार पर कम्युनल राइट होता है तो इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। मैं समझता हूँ ऑल दी सेना जितनी भी है, बजरंग दल, करणी सेना, करनी सेना, तो जाति सेना, ठाकुर काली सेना, काय सेना, सब सेना ही सेना बनेंगी। तो इन लोगों को एक नियम बना देना चाहिए कि जो सेना चलाने वाले अध्यक्ष लोग हैं वो सब वहाँ हमारे राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए वहाँ जाएँ। उनमें जापान क्या नाम है आपका देश है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो टेंशन होता बढ़ाता रहता है उसमें जाएं और शांति दूत की तरह काम करें, तो जितनी भी ये समस्याएं उसका समाधान हो सकेगा। ये मैं अनुरोध करना चाहूँगा पुनः कि ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके लड़ाई झगड़े में ही आप करते रहेंगे तो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा है। सवाल था कि जो जातीयता, जो सांप्रदायिकतावाद है, इसे खत्म कैसे किया जाए। बचपन से यही सोचता चला आ रहा हूँ कि आखिरकार जाति क्यों, और बाबा साहब की किताबें पढ़ी, इस संबंध में संविधान पढ़ा, सब कुछ रहा, मगर जाति और ज़्यादा बढ़ गई। मैं जब पढ़ता था स्कूल में तो पंडित श्री राम शर्मा थे, उन्होंने प्राइमरी मुझे पास कराया था, और मुझे स्कूल से प्राइमरी जहाँ स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होना था, टूंडला में रहने वाला हूँ मैं, गांव के पास में, वहाँ से अहमदाबाद तहसील में स्कूल की परीक्षा होनी थी। तो पता लगा पंडित जी हमको लेके चले और पैदल चल के 8 किलोमीटर के करीब हम अहमदाबाद पर पहुँचे, और सुबह उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए जगह दिया। 5वीं के बाद हमको 6वीं में पास कर रहे, तो 6वीं में जब पढ़ा तो 6वां 7वां 8वां 3 साल में 6 रुपये महीना स्कॉलरशिप मिलता था, मेरिट स्कॉलरशिप। ऐसे ही सारे जीवन भर जितने भी स्कॉलरशिप मिले वो हमें मिले, और उसमें तब ना कोई, किसी ने हमेशा हमको प्यार किया। कोई भी पंडित टीचर हमारे रहे हैं, और DN मिश्रा जी थे हमारे गोरखपुर, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, हमको इतना प्यार करते थे कि एक दिन कह दिया उन्होंने कि चंदपाल तुम तो एक दिन, क्या पता कि एक दिन कलेक्टर बन के आ जाएगा। तो ये फोरकास्ट कर दी उन्होंने। जात के आधार पर जो ऊपर की जातियाँ अपने को ऊपर की जातियाँ मानती हैं, उनको भी बदलना पड़ेगा, उनका सोच बदलना पड़ेगा, और हर भाई को अपने गले लगाना पड़ेगा। अब किसी ने पानी फैला दिया, उसी को पेशाब के नाम से पिला रहे हैं, ये कौन सी बहुत बड़ी उन्नति होगी उनकी, मगर इससे हंगामा होते हैं। हंगामा होने के लिए हमारे साथी जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं नए नए, वो उन्होंने समझा जाने आसमान टूट पड़ा, अब वो झगड़ा करते हैं। एक जगह एक का मर्डर हुआ, वो पता लगा उसके अब हंगामा करने पहुंच गए, तो उसे बढ़ावा बनेगा ज़रूर, क्योंकि कुछ समय के बाद वही लोग फिर एकदम से क्रिमिनल हो जाएंगे, क्योंकि एक गांव में एक हो गया तो फिर वो सांड बना लेते हैं कि मुझे तो उसने मारा है तो मैं मारूंगा। तो ये लटपटाई हो रही है, तो उसे रोकना चाहिए, और तभी आपको ये जात विहीन समाज की स्थापना होगी। अगर कोई नहीं जानते तो मैं माननीय प्रधानमंत्री को कहना चाहूँगा, अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें, और ये कहें कि जाति विहीन समाज की स्थापना जो बाबा साहब ने बताया था रास्ता संवैधानिक तरीका का, संविधान में दिया, सब कुछ दिया हुआ उसमें, उसी से मैं कह रहा हूँ। आर्टिकल 17 जो दिया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, अनटचेबिलिटी होती थी, उसको दूर करने के लिए, क्योंकि हमारी दादी बताया करती थी कि जब वो अपने मैके जाती थी तो रास्ते में गांव पड़ता था, प्याऊ पड़ती थी, तो उसमें प्याऊ के समय पे वो कहते हैं अपनी जात जो है आपने जाटा मत बताना, नहीं तो वो बांस का लंबा सा बोल रहा है उसमें पानी पिलाएंगे। और इसलिए ये ज़माना ख़त्म हुआ, धीरे धीरे संघर्ष करते हुए आज ये है कि जाटे भीड़ हो गए, और अच्छी बात है अपना करें, मगर जाटे भी लड़े झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका संविधान बाबा साहब कहता है उसके अनुसार करिए।
दूसरा मैंने रास्ता बताना चाह रहा हूँ कि जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए पहली बात है आर्टिकल 17 को अमेंड करिए। आर्टिकल 17 बाबा साहब चाहते थे उस समय जाति विहीन समाज की स्थापना हो जाए, नहीं होने दिया लोगों ने, तो इसलिए केवल ये था कि हूएवर प्रैक्टिसेस अनटचेबिलिटी ही विल बी पनिश्ड। वो अब सुधार हुआ है, अनटचेबिलिटी तो धीरे धीरे कम हुए हैं, मगर आज की इंसिडेंट दिखाती हैं कि ये संविधान के विरोधी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, आर्टिकल 17 अमेंड करके ये बता दें हूएवर प्रैक्टिसेस कास्ट ही विल बी पनिश्ड। कोई जात पूछेगा और जात का सरनेम 18 आर्टिकल 18 है, उसमें ऑल सरनेम्स शुड बी एबॉलिश्ड इमीडिएटली एंड बैन करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई ऑफिसर्स हो, चाहे कुछ हो, नाम नहीं। जैसे मेरे पिता ने नाम रखा चंद्रपाल, कि चंद्रपाल इज़ नॉट ए कास्ट, इट्स ओनली द नेम, फुल नेम, नो सर नेम। मेरे फादर स्वतंत्रता सेनानी थे, ही डाइड वेरी अर्ली व्हेन ही वाज 7 years old, तो वो भावना थी उनके अंदर, तो उन्होंने सरनेम बनाया ही नहीं, ज़्यादातर डालते रहे। आज की मानसिकता देखिए, मेरे बच्चे जो हैं 3 बच्चे हैं, तीनों का एडमिशन हमें खुद कराने गया, मगर जो स्कूल में जिनमें पढ़ते थे उनके इंसिस्ट करते थे, वो बाद में चंद्रपाल की जगह पाल लगा देते थे, बच्चों के नाम के आगे पाल। जैसे गढ़रिया है, हम कोई जात नहीं कुछ नहीं, मगर पाल क्यों लगाया के साथ सरनेम के बिना हम पहचानेंगे कैसे? ये अजीब सी बातें चलती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बड़ी प्रगतिशील बात करनी है अगर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जितने भी विद्वान लोग हैं देश के, वो सब मिल करके इस पर सब सोचें विचारें और पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस करें कि जातीयता समाप्त करी जाए। और जातीयता समाप्त होना कोई मुश्किल नहीं है, कुछ सालों के बाद वो जहाँ एक्ट में कह दिया जाए कोई सरनेम नहीं होगा, कोई जात पूछेगा नहीं और अदरवाइज पनिशमेंट मिलेगा, तो कुछ दिनों के बाद ये बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, जात कमज़ोर हो जाएगी। नहीं तो अब अंतर्जातीय शादी खूब होने लगी, बड़ी खुशी होती है मुझे, अंतर्जातीय शादी हो रही है। हमारे सुकाज के जो जाटवों के लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं वो अन्य जात से शादी करती हैं। कल ही मैंने देखा, मेरे एक रिलेशन के लड़का है, वो लड़की है, वो पढ़ी लिखी बाहर पढ़ी है, अब उसमें शादी कर रही है, किसी जैन से कर रही है, उसमें कार्ड देखा हमने जो है, तो काफ़ी ऐसा अदला बदलाव हो रहा है। अंतर्जातीय शादी करने के बारे में बाबा साहब ने बड़ा साफ कहा था कि अंतर्जातीय शादी करना एक वन ऑफ द स्टेप है फॉर रिमूवल ऑफ कास्टिज्म, मगर होता यही है कि प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। कुछ दिनों के बाद अभी भी एग्जाम्पल होती हैं, अंतर्जातीय शादी होती हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक जैसी सभ्यता नहीं है। कोई कहेगा माथे पर टीका लगना चाहिए, कोई कहेगा माथे पर टीका नहीं लगना चाहिए। अब ये छोटी छोटी बातें हैं जो इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली, वो झगड़ा कराने वाली बातें हैं। इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और सेंसिटिव सरकारों को ये देखना चाहिए कि सबको न्याय मिले, सबको भागीदारी हो और सबकी जितने भी है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सब कुछ है, मगर वो भागीदारी नहीं बात करते। ये मैं कहना चाहता हूँ, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप तमाम एफर्ट्स कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं, मैं कहता हूँ उनको ये सब करोड़ अनाज किसी गरीब कंट्री में भेज दीजिए और जो रुपया उससे प्राप्त हो इनको मजदूरी का पैसा दिलाइए। जो वो मजदूरी करता है उतना उसको पैसा मिलने लगेगा, उस दिन वो उसका मोराल हाई होगा और वो भीख जैसी कोई चीज़ पसंद नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ इसका भी गौर करना चाहिए। बड़े विद्वान लोग हैं आप लोग जितने भी शासन चला रहे हैं। मैं तो रिटायर हुआ था 2008 में और तब से अभी भी किसी दूसरी पोस्ट पर नहीं हूँ। अपनी आदर्श समाज पार्टी मैंने बनाई और उसका उद्देश्य, पहला ही उद्देश्य यही है, जातीयता समाप्त हो, राजनीतिक अपराधीकरण खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो और ये सांप्रदायिकता खत्म हो। ये सब और बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो मुझे कष्ट होता है, क्योंकि उसमें रोल जो है IAS IPS के साथ साथ आपने जो नेता लोग हैं उनका है, क्योंकि वो अगर अपराधियों को टिकट देंगे तो फिर वो अपराध बढ़ता चला जाएगा। इसको विचार करने की ज़रूरत है। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।